वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशनल टीवी। आज अपना टॉपिक है चैप्टर 10 क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले व्हाट इज़ लाइट, लाइट है क्या। तो मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का एक एग्जांपल है। लाइक साउंड एनर्जी, लाइक हीट एनर्जी, वैसे ही लाइट क्या है? टाइप ऑफ एनर्जी। when light falls an object it reflects the light and when the reflected light reaches our eyes then we see the object। तो बच्चों हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पे गिर रही है और ऑब्जेक्ट से गिरने के बाद हमारे आई में रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसके कारण हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। क्या एक डार्क रूम में आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं होगी। तो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी की जरूरत है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट है यहाँ पे आपको दिख रहा है, लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर आपने एक कर्व्ड पाइप ले लिया, जैसे आप मानो कि आपने एक ये मान लीजिए कर्व्ड पाइप ले लिया, यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, तो इसके अंदर अगर लाइट जाएगी तो भी लाइट है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ कभी भी लूज नहीं करेगी। लाइट कैसे ट्रेवल करेगी? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। तो ये लाइट की डायरेक्शन होगी, तो लाइट है वो डायरेक्शन चेंज कर लेगी, पर हमेशा किस लाइन में ट्रेवल करेगी? स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी है लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। द कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शेडोज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर्स एंड लेंस, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो etc। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो लाइट पे डिपेंड करती हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती हैं। आप इन डायग्रामों से इनको इजीली समझ सकते हो। फर्स्ट जैसे आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो किया गया है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो का फॉर्मेशन किसके कारण होता है? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहाँ पे थर्ड डायग्राम में आपको दिया गया, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे। थर्ड डायग्राम में एक आपको वाटर ग्लास लिया गया है जिसमें एक स्ट्रो डुबाया गया है। यहाँ पे ये स्ट्रो क्या हो रहा है? इन्वर्टेड हो रहा है। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, या थोड़ा कह सकते हो आप टेढ़ा हो रहा है। जैसे आपने एक कॉइन डाला पानी में, तो कॉइन भी क्या होता है? थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसके कारण होती हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे देखिए, जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे डाला जाएगा तो कितने कलर में स्प्लिट हो जाएगी? 7 कलर में। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये लाइट पे डिपेंडेड कुछ एग्जांपल हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, बेंडिंग ऑफ स्ट्रो एंड वाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर। तो देर आर सम एग्जांपल ऑफ लाइट प्रॉपर्टीज। ओके। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों लाइट है वो किसी भी पॉलिश सरफेस पे, मान लीजिए आपने एक ग्लास ले लिया, ग्लास, और अगर आपने इसके एक तरफ क्या कर दी? पॉलिश कर दी, तो अब ये ग्लास क्या बन गया बच्चों? मिरर बन गया, पॉलिश्ड सरफेस बन गई। अगर इस पे कोई भी लाइट आएगी, गिरेगी, तो लाइट, इंसिडेंट लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे ध्यान एक चीज का रखना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कभी भी मीडियम चेंज नहीं होता, मीडियम हमेशा सेम रहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो लाइट है वो आपके किसी भी सरफेस से टकरा के क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। ओके। तो देर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज होते हैं, उनको समझने से पहले हम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल को समझेंगे कि वो कैसे बनते हैं और क्या होते हैं। तो देखिए इजी वे होता है, ये हमारे पास एक पॉलिश्ड सरफेस है, हम इसके 90 डिग्री पे एक लाइन बनाते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल एंड पॉलिश सरफेस के बीच में हमेशा कैसा एंगल होगा? 90 डिग्री का। यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है जिससे क्या हो रही है? लाइट इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल पे, और फिर क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपको सरफेस, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में
आ गया होगा। यहाँ पे ये डायग्राम आप देख सकते हो जिसमें आपको सरफेस दे रखा है, 90 डिग्री पे नॉर्मल बना है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो फर्स्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट रूल होता है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमारे पास सरफेस कैसा भी हो, अगर ये सरफेस कवर्ड होता, इस टाइप से होता, तब भी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते। ओके। सेकंड लो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे हमेशा लाई ऑन ए सेम प्लेन, यानी एक पॉइंट पे सेम होंगे, हमें गिरती हुई दिखाई देंगी। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन ए सेम प्लेन। तो ये इजी वे है आपके लिए समझने के लिए, अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। ओके। इसके बाद में हम लेते हैं, देर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा होगा बच्चों? जिसकी सरफेस कैसी होगी? प्लेन होगी, और एक तरफ क्या होगी? पॉलिश। उस मिरर को हम कैसा बोलेंगे? प्लेन मिरर। ओके। जो घरों में मिरर यूज करते हैं वो हम नॉर्मली प्लेन मिरर का ही यूज करते हैं। अब प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो देखिए, द इमेज इज इरेक्ट, यानी इमेज हमेशा जो बनती है वो कैसी बनती है? सीधी बनती है। देखिए, ये आपका प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो ऑब्जेक्ट से इमेज हमेशा किस डायरेक्शन बनी? मिरर के पीछे, यानी सीधे डायरेक्शन में। इसको बोला जाता है इरेक्ट इमेज। ओके। सेकेंड, द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। यहाँ आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है जिसकी हाइट, और यहाँ आपको इमेज दिख रही है जिसकी हाइट, ये दोनों हाइट हमेशा क्या होंगी? इक्वल होंगी। इट मीन्स ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 10 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट भी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। ओके। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यहाँ पे आपको प्लेन मिरर दिख रहा है जिसमें कैंडल ऑब्जेक्ट रखा है और कैंडल की इमेज बन रही है। तो ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस होगा, इमेज एंड मिरर के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस होगा। ये एक्स एंड एक्स आपको जो दिख रहा है वो हमेशा कैसा होता है? इक्वल होता है। ओके। द इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। बच्चों, देर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। सिंप्लीफाई में हम बोलते हैं कि जिस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर सकते हैं वो रियल इमेज है, जिसको नहीं कर सकते वो वर्चुअल इमेज है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपके एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी इमेज मिरर के पीछे बन रही है। अगर मैं ऑब्जेक्ट के पीछे एक स्क्रीन रख दूं, तो अगर ये इमेज स्क्रीन पे बन रही है इट मीन्स ये रियल इमेज है, और अगर ये इमेज नहीं बन रही है तो ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल का मतलब होता है केवल आभास होता है, वो रियलिटी में नहीं होती। तो हमारे पास जो प्लेन मिरर है वो कैसा इमेज बनाता है? हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ऑल राइट। नेक्स्ट, द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। इट मीन्स आपको पता है कि जब हम मिरर में देखेंगे तो जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट दिखेगा, जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट दिखेगा। तो ये होता है प्लेन मिरर में। तो ये आपके पास 5 प्रॉपर्टीज हैं जो इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर से होता है तब होती हैं। ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स बच्चों कैसा मिरर होता है? जिसमें हम अगर कोई स्फेयर लें और उस स्फेयर को हमने क्या कर दिया? काट दिया और 2 मिरर बना दिए। ये फर्स्ट मिरर हो गया, सेकंड मिरर। तो इन मिरर को हम कैसे मिरर बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर एंड ए कॉन्वेक्स मिरर। अब इन मिरर में हमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि इन मिरर को कैसे याद करेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सी प्रोसेस बता रहा हूँ इनको याद करने के लिए। सबसे पहले आपको 2 शेप याद रखनी है। ये शेप कैसी होती है बच्चों? कॉनकेव शेप। ये आपको याद रखनी भी पड़ेगी क्योंकि लेंस में आप कॉनकेव लेंस बनाओगे तो ये कॉनकेव लेंस की शेप है। और ये कैसी शेप है बच्चों? कॉन्वेक्स शेप। ये कॉन्वेक्स लेंस की शेप है। अब आपको सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों मिरर बनाने के लिए आपको राइट पार्ट को हटा देना है और राइट की जगह क्या लगा देना है? पॉलिश कर देनी है। तो सबसे पहले बनाते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो ये कॉनकेव शेप बनाई। अब राइट पार्ट को हटाते चलेंगे।
ये राइट पार्ट को हटा दिया, हमारे पास एक शेप बन गई जिसके राइट पार्ट में हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दी। तो ये कैसा मिरर हो गया बच्चों, कॉनकेव मिरर। ओके, अब हमने ली कॉन्वेक्स शेप, वही किया हमने, राइट पार्ट हटा दिया और राइट साइड में क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो ये आपके पास कैसा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। इनके एक एक एक्स्ट्रा नेम भी होते हैं। कॉनकेव जो मिरर होता है उसको कन्वर्जिंग बोला जाता है क्योंकि वो लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज कर देता है, और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको डाइवर्जिंग भी बोला जाता है क्योंकि वो लाइट को हमेशा डाइवर्ज करता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर होता है उसमें सरफेस इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जबकि कॉन्वेक्स में आउटवर्ड होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, दोनों में डिफरेंस आप ध्यान रख सकते हो, ऊपर आपके लिखे हुए हैं, आप इनको देख के बना सकते हो। अब कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर की कुछ डेफिनेशन होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। इजी डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला आपका जो थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जिस स्फेयर का कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पार्ट होते हैं, उस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए हमारे पास स्फेयर था और इससे हमने एक कॉनकेव मिरर निकाल लिया, तो इस कॉनकेव मिरर के लिए इसका जो सेंटर था उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेफिनेशन इजी सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। उसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। जो मिरर हमने स्फेयर से लिया है उस मिरर का जो मिडल पार्ट है उसको हम बोलते हैं पोल और रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो पोल क्या है, पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों डेफिनेशन है वो दोनों के लिए सेम होंगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच की जो रेडियंस है या जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई ऐसी हम लाइन खींचें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल दोनों को क्रॉस करते हुए गुजरे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ओके, तो ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। तो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, जिसका ये स्फेयर पार्ट है जिसका मिरर, उसका सेंटर। पोल क्या है, मिरर का मिडल पॉइंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच की डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। अब हमारे पास लास्ट बचता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर की हाफ। इट मीन्स अगर मैं बात करूं तो आर इक्वल टू क्या होगा, 2f। यानी अगर हम आर को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर किसी भी मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, या सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी 20 सेंटीमीटर, जस्ट डबल। तो ये रिलेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ये आपके कुछ डेफिनेशन हैं, इनको आप डायग्रामेटिकली मैंने आपको बता दिया है। आगे भी एक डायग्राम है जिसके थ्रू आप इनको इजीली समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे, यहाँ इन्होंने लिया है कॉनकेव मिरर। तो ये आपका एक कॉनकेव मिरर है जिसको हमने पीछे की तरफ पॉलिश्ड होती है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर है इसका पोल होगा। ये जिस स्फेयर का पार्ट है उसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है वो आपका फोकल लेंथ होता है, फोकस पॉइंट होता है। फोकस पॉइंट एंड पोल के बीच की लेंथ फोकल लेंथ, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच की लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपके लिए कुछ डेफिनेशन है जो आप इजीली देख सकते हो। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट है, टाइप्स ऑफ मिरर, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। होप आपको सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि जो आपको समझ नहीं आ रहा, आपको रटना पड़ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वो क्लियर करूँगा। ओके,
तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।